सो हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कॉन्सेप्ट मास्टर पे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टाम्प पेपर के बारे में। स्टाम्प पेपर क्या होता है, स्टाम्प पेपर हमें कहां से मिल सकता है, इसका काम क्या होता है और नकली स्टाम्प से कैसे बचें। तो चलिए बिना देर वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हम बात करते हैं स्टाम्प पत्र के बारे में। स्टाम्प पत्र क्या होता है, तो सबसे पहले देखते हैं। स्टाम्प पेपर इज इशूड बाय द गवर्नमेंट सेंटर और स्टेट अंडर द स्टाम्प एक्ट 1989। स्टाम्प पेपर को राज्य सरकार या केंद्र सरकार जारी करती है। किसके अंतर्गत? अंडर द स्टाम्प एक्ट 1989। स्टाम्प अधिनियम 1989 के अंतर्गत इसको जारी किया जाता है। रेवेन्यू टिकट्स आर पंच्ड ऑन स्टाम्प। स्टाम्प पेपर पे रेवेन्यू टिकट्स यानी कि राजस्व टिकट भी उस पर लगा रहता है। दिखने में तो ये एक सामान्य पेपर की तरह होता है, जिस पे एक विशिष्ट या एक विशेष मूल्य छपा रहता है, लेकिन उसका उपयोग हम बतौर नोट नहीं कर सकते। उसका उपयोग हम, जैसा कि समझने वाली बात है ये, उस पर नोट की तरह ही उस पर प्रिंटेड रहती है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम बतौर नोट नहीं कर सकते। उसका किसी भी चीज़ को ख़रीदने में उसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। जनरली स्टाम्प पेपर्स आर ऑफ रुपीज़ 10, 20, 50 एंड 100। सामान्यतः स्टाम्प पेपर 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये या 100 रुपये के आते हैं। इससे ऊपर का स्टाम्प जो है नहीं आता है, मतलब स्टाम्प उसका आता है लेकिन वो ई स्टाम्प आता है। 100 रुपये से ऊपर का स्टाम्प, प्रिंटेड स्टाम्प नहीं आता, वो आपको ई स्टाम्प मिलेगा। फिजिकल स्टाम्प आपको 100 रुपये के ऊपर का नहीं मिलेगा। द फर्स्ट स्टाम्प वाज यूज्ड इन 1620 इन नीदरलैंड। 1620 में पहला स्टाम्प नीदरलैंड में इस्तेमाल किया गया था। जी हाँ, ये एक ज़रूरी चीज़ है, कभी भी पूछी जा सकती है कहीं भी कि स्टाम्प पेपर का इस्तेमाल कहाँ, पहला इस्तेमाल कब किया गया था। इट इज़ मेनली यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर टैक्स कलेक्शन। मुख्यतः इसका इस्तेमाल जो है कर के लिए होता है। सरकार को जब कर वसूली करनी होती है तो उसके लिए वो ऐसे स्टाम्प का इस्तेमाल करते हैं। स्टाम्प पेपर इज़ यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्ट, लीगलाइज डॉक्यूमेंट, एग्रीमेंट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, डिक्लेरेशन, पावर ऑफ अटॉर्नी, इंश्योरेंस पॉलिसी। स्टाम्प पेपर का इस्तेमाल हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में करते हैं, किसी भी लेन देन में स्टाम्प पेपर का इस्तेमाल होता है। लीगलाइज डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को के लीगलाइज में भी उसका काम आता है। एग्रीमेंट, किसी भी तरह का एग्रीमेंट होता है तो उसमें भी हमें स्टाम्प की आवश्यकता होती है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी का स्थानांतरण, किसी भी संपत्ति को जब एक आदमी से दूसरे आदमी में उसको ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसमें भी स्टाम्प की ही आवश्यकता होती है। डिक्लेरेशन, किसी प्रकार के घोषणा पत्र में। पावर ऑफ अटॉर्नी, मुख्तारनामा जो होता है जिसको हम कहते हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। इंश्योरेंस पॉलिसी, अनेक प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसी में भी इसका इस्तेमाल होता है। स्टाम्प पेपर आर ऑफ 2 टाइप्स। स्टाम्प पेपर 2 तरीके के होते हैं। एक होता है जुडिशियल स्टाम्प और एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प। तो जुडिशियल स्टाम्प जो होता है उसका सामान्यतः उसको हम लेन देन में, किसी तरीके के डॉक्यूमेंट को लीगलाइज कराने में, एग्रीमेंट में, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में करते हैं। और जो जुडिशियल स्टाम्प हमारा आता है उसका इस्तेमाल हम केवल न्यायिक कार्रवाइयों में करते हैं, जो कानूनी कार्रवाई होती हैं। और उसका इस्तेमाल होता है कोर्ट की जो फीस दी जाती है, कोर्ट को कई तरीके की फीस जो कोर्ट को जो दी जाती हैं वो जुडिशियल स्टाम्प पे दी जाती हैं। ई स्टाम्प्स आर यूज्ड इन मेनी स्टेट ऑफ कंट्री। अब ई स्टाम्प जो है हमारे देश के विभिन्न राज्यों में इस्तेमाल किया जाता है। लगभग 20 राज्यों में ई स्टाम्प का इस्तेमाल किया जाता है। तो बात आती है कि स्टाम्प पेपर कहाँ से लें और स्टाम्प पेपर सही है या नहीं सही है, इसको कैसे पता करें। तो चलिए इस पे बात करते हैं। उसके पहले मैं उसको थोड़ा लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पर सब लिख दिया है, तो चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। वी गेट स्टाम्प फ्रॉम रजिस्ट्रार्स ऑफिस, ऑथराइज्ड वेंडर्स, ट्रेजरी, लॉयर्स ऑफिस एंड फ्रॉम लाइसेंस्ड पर्सन्स। हम स्टाम्प कहाँ से ले सकते हैं? तो हम स्टाम्प ले सकते हैं रजिस्ट्रार के ऑफिस से या अथराइज्ड वेंडर्स, जो अधिकृत विक्रेता हैं, जिनको सरकार ने लाइसेंस दिया है कि आप इसको बेच सकते हैं, आप स्टाम्प पेपर को दे सकते हैं। ट्रेजरी से हम जिला अपने कोषागार से भी ले सकते हैं। लॉयर्स ऑफिस, किसी भी अथराइज्ड लॉयर्स ऑफिस जिसके पास ये अधिकार हो कि वह स्टाम्प दे सकता है, वकील के कार्यालय से या किसी लाइसेंस्ड व्यक्ति से जिसके पास ये अधिकार हो या वो लाइसेंस हो कि वो स्टाम्प दे सकता है। द कॉस्ट ऑफ स्टाम्प आर मेंशन्ड ऑन इट
स्टाम्प की का जो मूल्य होगा वो उस स्टाम्प पे लिखा होगा, एंड द वेंडर्स कमीशन इज इंक्लूडेड, और उसमें जो विक्रेता का जो कमीशन होगा वो भी उसमें इंक्लूडेड होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप स्टाम्प 100 रुपये का है तो उस पर अलग से आपको विक्रेता को कुछ देना होगा। अगर वो स्टाम्प 100 रुपये का है तो उसमें विक्रेता का जो कमीशन है वो उसमें शामिल रहता है। अक्सर ये देखा गया है कि 100 रुपये के स्टाम्प को 150 का या 20 के स्टाम्प को 50 का भेजा जाता है। तो आप इन सब चीज़ों से बचिए। स्टाम्प का केवल जो मूल्य है आपको उतना ही देना है, उसी में जो बेचने वाला है उसका मुनाफा शामिल है। अक्सर क्या होता है, लोग उसको, अगर किसी ने 20 के स्टाम्प को 50 मांगा या 50 के स्टाम्प को 100 मांगा तो लोग उसको दे देते हैं, लेकिन ये गलत है। उस पर यह आपको जानना चाहिए, उस पर आपको कुछ भी अतिरिक्त नहीं देना है, जितना स्टाम्प पे लिखा है उतना ही देना है। और एक चीज़ जानने वाली बात है, उससे कम भी नहीं देना है, क्योंकि इसमें उसके नकली होने के या उसके फर्जी होने की आशंका हो सकती है स्टाम्प के। इसलिए आपको जितना है उतना ही देना। अगर कोई आपको कम में दे रहा है तो वह उसको एक्सेप्ट मत कीजिए, केवल जितना लिखा है उतना ही दीजिए, क्योंकि उस पर क्या होता है, उस पर फर्जी होने की उसकी संभावना होती है। देयर इज नो एक्सपायरी डेट फॉर स्टाम्प। स्टाम्प की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कोर्ट जजमेंट ए पर्सन शुड सबमिट द स्टाम्प इन द कलेक्टर्स ऑफिस एंड स्टाम्प प्राइज रिफंड इफ नॉट यूज्ड विथिन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ स्टाम्प वाज परचेज्ड। स्टाम्प की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, लेकिन कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर किसी भी आदमी ने स्टाम्प लिया है और उसने अपने ख़रीदने की तारीख से 6 महीने के अंतर में उसका इस्तेमाल नहीं किया है, तो वो उसे अपने ज़िले के कलेक्टर के ऑफिस में जमा कर सकता है, और जितना उसने उस स्टाम्प को खरीदा था उतना उसको प्राइस वापस कर दिया जाएगा, रिफ़ंड कर दिया जाएगा। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपने उसको 6 महीने के अंदर नहीं इस्तेमाल किया तो आप उसको कलेक्टर के ऑफिस में जमा करके अपना पूरा पैसा वापस ले सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी। और अब तो ई स्टाम्प आने लगे हैं। ई स्टाम्प, जब एक हमने सुना होगा अब्दुल करीम तेलगी का एक मामला हुआ था जिसमें उसने बहुत से स्टाम्प नकली बना लिए थे और सरकार को उसमें करोड़ों का घाटा हुआ था। तो उसके बाद से ई स्टाम्प जारी कर दिया गया। जी हाँ, उसमें ई स्टाम्प, और अब लगभग भारत के विभिन्न राज्यों में ई स्टाम्प का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो ये छोटी सी जानकारी जो कि आपको दी गई, इसमें थोड़ी सी वो भी जान लीजिए, एक ज़रूरी बात थी जो कि जाते जाते बता दूँ। अगर आप स्टाम्प ले रहे हैं तो जिस विक्रेता से आपने स्टाम्प लिया है तो आप उसका लाइसेंस भी देख सकते हैं कि आपके पास अधिकार है स्टाम्प देने का या नहीं। और स्टाम्प पे उसके दिए जाने की तारीख भी लिखी जाएगी। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिससे आपने स्टाम्प लिया है वो एक रजिस्टर में आपका नाम, आपका पता और स्टाम्प को खरीदने की वजह लिखे, और उस पर आपका और विक्रेता का हस्ताक्षर हो। ये भी ज़रूरी है, आप इसको ज़रूर कीजिए। अगर कोई भी आदमी अपने रजिस्टर में ऐसा कुछ नहीं लिखता है जिसका मतलब आप स्टाम्प आप मत लीजिए, उसमें कुछ गड़बड़ होने की आशंका है। तो चलिए, धन्यवाद। ये एक छोटी सी जानकारी रही स्टाम्प के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।